स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल राज कहानी पर। आज हम आपको फिर से एक नई कहानी से रूबरू कराएंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है अनोखा बंटवारा। तो हम शुरू करते हैं हमारी इस नई कहानी को। देखिए माँ जी, आज 15 साल से आप बेड पर हैं और मैंने आपकी लगातार सेवा की है। मैंने आपसे कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन अब जब बात बंटवारे पर आ ही गई है और आपने दो ही शर्त रखी हैं, एक आशीर्वाद और एक पूरी प्रॉपर्टी, तो आशीर्वाद तो मैं आपका 15 साल से ले रही हूँ। अब मुझे ये प्रॉपर्टी चाहिए। पहले ही बता रही हूँ, बहुत सेवा की है मैंने आपकी। और यह क्या बंटवारा रखा है? ऐसा बंटवारा कौन करता है? आशीर्वाद और प्रॉपर्टी। आशीर्वाद खाने को थोड़ी देता है। इंसान को जीने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान की भी जरूरत होती है। बस आशीर्वाद के सहारे कोई नहीं जीता। बड़ी बहू, बड़ों के आशीर्वाद में बहुत बड़ी ताकत होती है, तो उसे हल्के में मत लो। माँ जी, खाने को 2 वक्त की रोटी भी तो चाहिए, और आप लोग अजीब सा ही बंटवारा करके बैठे हैं। आशीर्वाद और प्रॉपर्टी ये क्या होता है? और वैसे भी आपकी मर्जी, आपकी प्रॉपर्टी है, लेकिन मैं तो बता रही हूँ कि मैंने आपकी बहुत सेवा की है, इसलिए मुझे यह प्रॉपर्टी चाहिए। अब बचा दूसरा भाग, आशीर्वाद, वह आप अपने छोटे बेटे को दे दो। मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मुझे तो बस प्रॉपर्टी चाहिए, तो चाहिए ही। इतने सालों की सेवा का कुछ तो फल मिलना चाहिए। सरला जी ने पूनम को समझाने की बहुत कोशिश की कि बहू, बस तुम सबके सामने आशीर्वाद ही लेना, लेकिन पूनम बिल्कुल भी उनकी बात मानने को तैयार नहीं हुई। और अगले दिन गांव के मुखिया और कम से कम 10-15 लोगों के सामने पूनम सरला जी से चिल्ला चिल्ला कर बोल रही थी। और वहीं पर सरला जी की छोटी बहू रचना और उसका पति पंकज चुपचाप खड़े थे, क्योंकि उनकी उस घर में कोई औकात ही नहीं थी। ना कभी सरला जी ने उन्हें किसी जिम्मेदारी के लायक समझा था, और ना ही रामनाथ जी ने। एक तरफ से रचना पंकज दोनों ही घर में नालायक घोषित हो चुके थे, क्योंकि पंकज शुरू से ही पढ़ने में सही नहीं था, जिसके चलते उसे कोई अच्छी नौकरी नहीं मिल पाती थी। मुश्किल से 10-15 हजार की नौकरी करता था, जिसमें से वह अपने और अपनी पत्नी के खर्च निकाल ले, यही बड़ी बात थी। और वही बड़ा बेटा राजेश अच्छी खासी तनख्वाह पाता था, इसलिए राजेश और उसकी पत्नी पूनम का मान सम्मान रामनाथ जी और सरला जी की नजरों में कुछ ज्यादा ही था। एक तरफ से कह सकते हैं कि पूनम और राजेश सरला जी के मनपसंद बेटे और बहू थे। दरअसल 15 साल पहले सरला जी कुछ बीमार रहने लगी थी, तो पूनम को यही अच्छा मौका मिला और वह मीठा मीठा बोलकर अपनी जरूरत का सारा सामान सास के जरिए रामनाथ जी से मंगवाती रहती थी, और खुद के पति का सारा पैसा बचाकर रखती थी। यहाँ तक कि वह कभी रचना को सरला जी के आसपास भी नहीं भड़कने देती थी। उसे डर था कि कहीं रचना भी अपनी जरूरत की चीजें माँ जी से ना मंगवाने लगे। बस इसी चक्कर में वह साय की तरह सरला जी के साथ लगी रहती थी, और सरला जी को भी लगता था कि सच में छोटा बेटा तो नालायक निकला ही है और बहू उससे भी ज्यादा गई गुजरी है। यह सोच सोचकर सरला जी की चिढ़ दिन पर दिन रचना और पंकज के लिए बढ़ती ही चली गई। धीरे धीरे दिन निकलते गए। एक दिन सरला जी ने रामनाथ जी से कुछ बातें करके पूनम से बोली, बहू, अब हमारा कुछ भरोसा तो है नहीं। हम चाहते हैं कि सब कुछ तुम लोगों के नाम करके फ्री हो जाएं। आखिर कब तक बंधन में बंधे रहेंगे? हाँ हाँ माँ जी, बिल्कुल सही सोचा है आपने। फिर कैसे बंटवारा करना है? देखिए, मैंने आपकी बहुत सेवा की है, इसलिए जो भी करिए सोच समझकर करिएगा। हाँ बहू, हमारे बंटवारे के 2 पलड़े होंगे, और दोनों पलड़े में से किसी एक पलड़े को चुनने का पहला अधिकार तुम्हारा ही होगा। इतना सुनकर पूनम खुश हो जाती है। उसे लगा कि वह जो चाहेगी ले सकती है। अगले दिन मुखिया और गांव के कुछ लोगों को भी बुलाया गया, और
वहीं पर रामनाथ जी और सरला जी ने अपने दोनों पहलू को रखा। एक पलड़े में उनकी पूरी प्रॉपर्टी, घर, जमीन, खेत सब कुछ था और दूसरे में उनका आशीर्वाद था। अजीब सा बंटवारा देख गांव के सभी लोग हैरान थे। मुखिया जी ने बोला, भाई रामनाथ, ये कैसा बंटवारा कर रहे हो? तुम्हारे दो बेटे हैं, दोनों को बराबर का हिस्सा दे दो। हाँ मुखिया जी, आप सही कह रहे हो, लेकिन मैंने बहुत ही सोच समझकर ऐसा बंटवारा रखा है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि किसी के साथ भी अन्याय नहीं होगा। अब रामनाथ जी और सरला जी के सामने आमने रचना, पंकज दूसरी और पूनम और राजेश खड़े थे। सरला जी पूनम को देख मुस्कुराई और बोली कि हमने बंटवारे के दो पहलू रखे हैं। एक पहलू में मेरा आशीर्वाद है और दूसरे पहलू में मेरी पूरी प्रॉपर्टी है। तो तुम दोनों अपना एक एक पहलू ले सकते हो, लेकिन उससे पहले बड़ी बहू ने मेरी बहुत सेवा की है और वह इस घर की बड़ी है, तो पहले फैसला उसका ही होगा। पूनम इतना सुनते ही खुश हो गई और बड़ी ही मासूम बनते हुए पंचों के सामने और सास ससुर के सामने बोली, माँ जी, आपका आशीर्वाद तो हमेशा मेरे साथ है। पिछले 15 साल से मैं आपकी सेवा करती आ रही हूँ। आप मुझे रोज आशीर्वाद देती थी। आप माँ हो, आपके दो बेटे हैं। अब सारा आशीर्वाद अकेले में मैं ही कैसे ले सकती हूँ? इसलिए बचा हुआ आशीर्वाद आप अपने छोटे बेटे को दे दीजिए। मैं ये प्रॉपर्टी ले लेती हूँ। पूनम के मुंह से इतना सुनते ही सरला जी का चेहरा उतर जाता है। वह हैरान हो जाती है और धीरे से कहती है, बहू, एक बार और सोच लो, ये फैसला तुम्हारा सही नहीं है। मैंने तो तुम्हारे लिए अपना आशीर्वाद ही सोच रखा था। क्या माँ जी, आपका आशीर्वाद लेकर मैं क्या करूंगी? 15 साल से तो आपका आशीर्वाद ही ले रही हूँ। इतनी सेवा की, उसका भी तो कुछ मिलना चाहिए। अब आपने हमें बहुत आशीर्वाद दे दिया है, अब बचा कुछ आशीर्वाद अपने छोटे बेटे और बहू को दीजिए। हमें प्रॉपर्टी चाहिए। सरला जी ने पूनम को बहुत इशारा किया, बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन पूनम के कान में जैसे कुछ ना सुनने का धुन सवार था। उसकी बस एक ही रट थी, उसे पूरी प्रॉपर्टी चाहिए। आशीर्वाद वह अपने छोटे बेटे और बहू को दे। सरला जी बार बार पूनम से आशीर्वाद लेने को ही बोलती रही। तभी सामने से रचना और पंकज जाकर कहते हैं, माँ, सही तो कह रही है भाभी, भगवान की दया से थोड़ा ही कमाता हूँ, लेकिन परिवार का पेट अच्छे से पल जाता है। कोशिश करूंगा कुछ और अच्छा करूं। आप तो पूरी जिंदगी बड़े भैया और भाभी के होकर रह गए थे, अब कम से कम आप मेरी माँ बन जाओ। हम लोगों के साथ भी कुछ समय बिता लो, हमें भी अपना आशीर्वाद दे दो। माँ, मैं भी आपका बेटा हूँ, कुछ समय मेरे साथ बिता लो। यह सुनकर खुश होते हुए पूनम बीच में ही बोल पड़ी, हाँ माँ जी, पंकज सही बोल रहा है। पूनम की बात सुनकर सरला हैरानी से बार बार रामनाथ जी को देख रही थी। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि पूनम ऐसा कुछ भी बोल सकती है। तभी रचना आगे आकर बोलती है, माँ जी, वैसे छोटा बेटा तो सबसे प्यारा होता है, लेकिन आपने अपने छोटे बेटे को ही अपने से दूर कर दिया था। कम से कम अब आप अपने बेटे के साथ समय बिता लीजिए, हमें भी आपका आशीर्वाद मिल जाएगा। माँ जी, यह रुपए पैसे तो यहीं रह जाते हैं, लेकिन माँ बाप का आशीर्वाद मरने के बाद ऊपर तक जाता है। हमें किसी चीज का लालच नहीं है। आप अपने आशीर्वाद से हमें जो भी देना चाहती है, आप हमें हंसी खुशी दे दीजिए। पंकज और रचना दोनों ही माँ के आशीर्वाद को चुन लेते हैं। अब पूनम खुश थी, उसे उसकी मनचाही चीज, पूरा घर, पूरी प्रॉपर्टी मिल गई थी। रामनाथ जी, ये कैसा अजीब सा बंटवारा है। ऐसा बंटवारा तो आज तक किसी ने नहीं किया, ना हमने सुना है, ना हमने देखा है। ऐसे कैसे आप कर सकते हैं? एक बच्चे को अपनी पूरी प्रॉपर्टी और दूसरे को बस आशीर्वाद। सरपंच जी की बात सुन धीरे से रामनाथ और सरला जी मुस्कुरा पड़े। बच्चों में बंटवारा तो कर दिया था, लेकिन उनके चेहरे पर दुख तकलीफ साफ साफ दिखाई दे रही थी। शायद उन्हें पूनम और अजय से ऐसी उम्मीद नहीं थी कि वह दोनों उन्हें छोड़ भी सकते हैं। तभी
रामनाथ जी सरपंच जी से कहते हैं, सरपंच साहब, हमारा बंटवारा अजीब जरूर था, लेकिन किसी के साथ अन्याय नहीं हुआ है। क्यों नहीं अन्याय हुआ? रामनाथ जी, एक बेटे को तो आपने सारी प्रॉपर्टी दे दी और दूसरे को खाली छोड़ दिया। नहीं सरपंच साहब, माँ बाप के आशीर्वाद में इतनी ताकत तो होती है कि वह अपने बच्चों की रक्षा कर सके, और मेरा आशीर्वाद कोई मुंह से निकला हुआ आशीर्वाद नहीं था। मेरे आशीर्वाद में वह था जो मैंने आज तक किसी को नहीं बताया था, हमारा बैंक बैलेंस, जो शायद इस घर से, इस प्रॉपर्टी से दुगना है। और हमने वह बैंक बैलेंस सोचा था जो हमारी सेवा करेगा, जो हमें बुढ़ापे तक हमारा सहारा देगा, हमें अपने पास रखेगा, हम उसको देंगे। हमें तो पूरी उम्मीद बड़े बहू बेटे से थी, इसलिए बिना बताए मैंने ऐसी शर्त रखी थी। लेकिन अन्याय तो हमारे साथ हुआ है। हमने अपने बेटे और बहू को पहचानने में जो गलती की थी, शायद इस बंटवारे से वह गलती भी सुधर गई। निस्वार्थ भाव की सेवा और लालच की सेवा दोनों सामने आ गई। हम तो बड़ी अपनी बहू को सरप्राइज देना चाहते थे, लेकिन यह तो हमारे लिए ही सरप्राइज हो गया कि हमने अपने बैंक बैलेंस के बारे में बड़ी बहू को नहीं बताया था। नहीं तो अब तक यह सारा पैसा मीठा बोलकर गायब कर चुकी होती। इतना सुनते ही पूनम हक्की बक्की रह गई। मतलब माँ जी बाबूजी ने अच्छा खासा बैंक बैलेंस बना रखा था, इसका कानो कान उन्होंने खबर नहीं होने दी। अब पूनम अपने फैसले पर बहुत ही दुखी थी। अंदर ही अंदर छटपटा रही थी कि क्या मिला, 15 साल सेवा करके असली माल तो वह सब लेकर चले गए, लेकिन अब तो पूरे गांव के सामने उसने प्रॉपर्टी चुन ली थी। दोबारा मुंह खोलकर कैसे सबके सामने बेइज्जत होती। इसलिए भीगी बिल्ली की तरह खा जाने वाली नजरों से अपने सास ससुर को देखे जा रही थी। कहते हैं, कभी पैसों से किसी की भावनाओं को नहीं समझा जा सकता। अक्सर पैसों वालों के पास दिल नहीं होता। तो दोस्तों, यदि आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिए।